वर्ष 2026 शुरू हो रहा है। इस वर्ष में आपके संबंध आपके लिए अर्थवान बने, आपकी स्मृतियां आपकी शिक्षा बने और आपका भविष्य एक प्रतीक्षा ना हो बल्कि आपके शुभ कर्मों का प्रतिफल बने। वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय आरोपी और उसकी डिफेंस केवल रिएक्ट करते हैं। जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेकर आया है उस पर सवाल खड़े करते हैं, गवाह को क्रॉस करते हैं और डॉक्यूमेंट्स पर डाउट करते हैं। लेकिन जब डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है तो डिफेंस रिएक्ट करने के बजाय लीड करता है। यदि योजना बनाई जाए तो यह आरोपी का मुक्ति द्वार बन जाती है। लेकिन अनुभव में यह देखने में आता है कि 80% मामलों में तो पूरी की पूरी डीई बेकार चली जाती है। 15% मामलों में डीई उल्टा आरोपी पर वार करके उसका केस बिगाड़ देती है और केवल 5% मामलों में डिफेंस एविडेंस से कुछ उपयोगी हासिल हो पाता है। तो कोर्ट अनुभव पर आधारित हम आपको आज बताते हैं कि ऐसे डूज और डोंट्स, ऐसे करने वाले काम और ना करने वाले कामों की लिस्ट दे रहे हैं जिनसे आपका डिफेंस एविडेंस असलियत में बरी होने का मुक्ति द्वार बन जाएगा, गले का फंदा नहीं बनेगा। अपनी डूज और डोंट्स की लिस्ट देने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय कोर्ट्स में पुलिस और प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ एक एलिगेशन लेकर आते हैं और उसे प्रूव करके आपको सजा करवाना चाहते हैं। तो पूरे ट्रायल में केंद्रीय भूमिका तो हमेशा प्रोसिक्यूशन की ही होती है, उसके एविडेंस की होती है। आपकी डिफेंस और डिफेंस एविडेंस केवल प्रोसिक्यूशन स्टोरी में सुराग करने और उसे अविश्वसनीय बनाने के लिए होते हैं। किसी भी ट्रायल में डिफेंस और डिफेंस एविडेंस कभी भी मुख्य हीरो नहीं हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन हमेशा ही ट्रायल के सेंटर में रहता है। यह बात पीड़ादायक तो है परंतु सत्य है। इसे समझने के बाद ही और इस पर एक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और गलतियां करने से बच सकते हैं। हम देखते हैं कि डिफेंस एविडेंस से पहले आपकी पूरी सोच का रिसेट होना जरूरी है। हम आपको पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होते ही 313 की स्टेटमेंट से भी पहले आरोपी और डिफेंस काउंसिल को बैठकर पूरी लाइन ऑफ डिफेंस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या सब कुछ वही घटित हुआ है और आज की स्थिति वही है जो चार्ज के बाद हमने तय किया था, या कुछ बदल गया है। 99% मामलों में हर एक केस में हालात बदल चुके होते हैं। इसलिए हम दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि इस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद वाले पुनर्विचार में यह तय किया जाना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन की कहानी का कौन कौन सा पॉइंट मजबूत है, उसको तोड़ा जाना है। क्योंकि डिफेंस एविडेंस का उद्देश्य नई कहानी बनाना नहीं होता। कहानी तो प्रोसिक्यूशन की ही रहेगी, केवल उस प्रोसिक्यूशन की कहानी की विश्वसनीयता को खत्म करना होता है। तो ठंडे दिल से विचार करना और प्लानिंग करना सबसे पहला काम होता है। लेकिन वास्तव में एडवोकेट्स के बिजी शेड्यूल और आरोपियों के अज्ञान के कारण, भोलेपन के कारण सबसे ज्यादा आरोपी इसी पॉइंट पर मार खा जाते हैं। कोई सोच विचार कभी होता ही नहीं है। वैसे इस पुनर्विचार के दौरान यह तय किया जाना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन की कहानी के कौन कौन से केंद्रीय पॉइंट्स हैं जिनको तोड़े बिना काम नहीं चलने वाला है और उनको कैसे तोड़ा जाना चाहिए। डिफेंस एविडेंस का उद्देश्य कभी भी नई कहानी बनाना नहीं होता, बल्कि केवल प्रोसिक्यूशन स्टोरी की विश्वसनीयता को समाप्त करना होता है। ठंडे दिमाग से सोच विचार और प्लानिंग इसी स्टेज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगली स्टेज आती है डिफेंस एविडेंस में सही गवाह और सही डॉक्यूमेंट की पहचान करना। केवल उन्हीं गवाहों को, ये तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, केवल उन्हीं गवाहों को डिफेंस में बुलाएं जिनका बयान किसी प्रोसिक्यूशन पॉइंट के ऊपर अटैक करता हो। जैसे रेप केस में आरोपी शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। यह तो प्रोसिक्यूशन के बताए पते पर 4 साल से रहता ही नहीं है। यह व्यक्ति तो उन दिनों हैदराबाद में पोस्टेड था। इसका 138 के कंप्लेनेंट से कभी कोई वास्ता रहा ही नहीं है। इस तरह के पॉइंट्स। चौथी बात हम आपको बताते हैं कि डिफेंस विटनेसेस हमेशा डॉक्यूमेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होने चाहिए। अनकोरोबोरेटेड डिफेंस एविडेंस कोर्ट में चल नहीं पाता। उसे कथा कहानियों की तरह मानकर जज साहब उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं।
पांचवा पॉइंट है जो आपको करना चाहिए, हर डिफेंस डॉक्यूमेंट को पेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह पहले ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के सामने रखा जा चुका हो। किसी न किसी स्तर पर वह पूरे के पूरे केस रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका हो। आपको याद होगा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में इसे हमेशा डबल प्रूफ ऑफ डिफेंस एविडेंस कहा है। इसके बिना डिफेंस का कोई डॉक्यूमेंट कभी भी किसी काम का नहीं हो पाता है। अब अगले भाग में हम यह देखना चाहते हैं कि 313 और डिफेंस एविडेंस दोनों के बीच में हमेशा एक ही धुन रहे, धुन बदले नहीं। तो छठा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि डिफेंस विटनेस के लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि वह किन पॉइंट्स पर बोलेगा, किन फैक्ट्स पर अपनी बात कहेगा और किन पॉइंट्स पर उसे बिल्कुल नहीं बोलना है। यहां एक कुशल मैनेजमेंट ऑफ योर केस फाइल बहुत जरूरी होता है, जो केवल एक गंभीर सोच विचार के बाद ही संभव हो सकेगा। बिना सोच विचार के आप यह नहीं कर पाएंगे। पॉइंट 7 है कि सोच विचार को हमने 313 की स्टेटमेंट से भी पहले करने के लिए इसीलिए कहा है कि हमेशा आपके 313 के कथन और डिफेंस एविडेंस के बीच में एक गहरा तालमेल झलकता रहे। यह कोर्ट के सामने आपकी डिफेंस की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, कोर्ट का यकीन पक्का बनता है और 313 के कथन पर भी आप जानते ही हैं कि वह आपके क्रॉस के अनुरूप होना चाहिए, जैसा आपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्रॉस किया था। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाता है। लाइन ऑफ डिफेंस में इन्हीं मुद्दों के ऊपर गौर किया जाता है ताकि पूरे ट्रायल की धुन में आपकी बेगुनाही हमेशा गूंजती रहे। हम आपको इस किए जाने वाले पॉइंट्स में से 8वां पॉइंट बताते हैं कि डिफेंस एविडेंस तथा डिफेंस विटनेसेस की गिनती कभी ना करें, बल्कि उनके टोटल प्रभाव को देखें कि इससे ट्रायल पर, उसकी मेरिट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक साफ, सटीक और विश्वसनीय गवाह कई कमजोर व असरहीन गवाहों से अच्छा होता है। ये पॉइंट्स उन बातों के रहे जिनको आपको अपने ट्रायल के दौरान करना चाहिए, खासतौर से डिफेंस एविडेंस की स्टेज पर करना चाहिए। अब हम उन कुछ बातों पर विचार करेंगे जो डिफेंस एविडेंस के दौरान आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इनको करने का मतलब होता है कि आप अपने ही पक्ष को ध्वस्त करने के जैसा कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे आरोपी और उनके डिफेंस काउंसिल लालच करते हैं कि उन्हें एक काउंटर स्टोरी जो प्रोसिक्यूशन ने कहा है उसके काउंटर में प्रस्तुत कर देनी चाहिए। डिफेंस एविडेंस को प्रोसिक्यूशन की कहानी में छेद करने वाला ड्रिल तो बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन स्टोरी का काउंटर कभी भी ना बनाएं। जब आप डिफेंस को प्रोसिक्यूशन का काउंटर बनाकर लाओगे तो कोर्ट को हमेशा लगेगा कि आरोपी अपने डिफेंस को तैयार करके लाया है। यह स्पॉन्टेनियस डिफेंस नहीं है, इसमें कुछ तो अस्वाभाविक है जो यह रचकर बनाकर लाया है। यह सच के बजाय तैयार किया गया सच अधिक नजर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गलत गवाह और अनावश्यक एविडेंस का जोखिम क्या होता है। तो इस डोंट वाली सीरीज का दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, ऐसे डिफेंस विटनेस को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए जो बहुत भावनात्मक हो, जल्दी रोता हो, जल्दी हंसता हो, ज्यादा मजाक करता हो, अत्यधिक बोलने वाला हो, जिसकी विश्वसनीयता पहले से संदिग्ध हो, 4 केसेस चल रहे हो जिनमें से कुछ चीटिंग के केसेस भी हों, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के लिए इसी तरह के विटनेस सबसे ज्यादा आसान शिकार होते हैं। जैसे ही वह गवाह कटघरे में आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 4 सवाल पूछ के उसके सारे पंख उखाड़ देते हैं। वह गवाह लाना आपके लिए अहितकर हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं डोंट वाले तरीकों में कि केवल इस सोच के लिए और इस सोच के साथ डिफेंस विटनेस ना बुलाएं कि कुछ तो डिफेंस एविडेंस देना ही चाहिए। यदि जरूरी ना हो तो डिफेंस एविडेंस लीड ना करें, क्योंकि अनावश्यक डिफेंस एविडेंस हमेशा आत्मघाती होता है और प्रोसिक्यूशन केस को मजबूत करता है। अनावश्यक डिफेंस एविडेंस वाले मामलों में आप कभी भी फॉल्स एलिगेशन का मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। कभी भी आप प्रोसिक्यूशन केस को फॉल्स एलिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही तो देखिए एक रचा रचाया डिफेंस एविडेंस जो जरूरी नहीं था उसको लेकर आए हैं। फॉल्स एलिगेशन में तो यह संभव नहीं होता। अब हम उन तकनीकी गलतियों को देखेंगे जो आपके केस को भीतर से तोड़ देती हैं।
तो इसमें हम आपको पहला पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को पहली बार सीधा सा डिफेंस एविडेंस में लेकर नहीं आना चाहिए जिसे पहले कभी भी कंप्लेनेंट या किसी दूसरे फैक्चुअल विटनेस के सामने नहीं रखा गया हो, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पहली बार लाए हों, विटनेसेस के सामने ना रखे गए हों, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट हमेशा आफ्टर थॉट मानता है और बड़ा संदेहास्पद मानता है। कोर्ट को लगता है कि यदि यह डॉक्यूमेंट सही होता तो यह कंप्लेनेंट आदि के सामने जरूर रखा जाता। एक विटनेस को तोड़ने के लिए आप उस डॉक्यूमेंट को विटनेस के सामने तो रखेंगे, ऐसा थोड़ा ही है कि आप पीछे से उसको लेकर आए और कोर्ट में प्रूव करने की कोशिश की। यानी कि डिफेंस डॉक्यूमेंट को डबल प्रूव नहीं किया गया है तो वह आपके किसी काम का डॉक्यूमेंट नहीं रहता और एक बेकार डॉक्यूमेंट बन जाता है। पांचवा पॉइंट है कि डिफेंस एविडेंस के दौरान ऐसे फैक्ट को, डॉक्यूमेंट को, विटनेस को आपके रिकॉर्ड पर नहीं आने देना चाहिए जिनके क्रॉस के द्वारा प्रोसिक्यूशन को अपने केस की कमियां भरने का अवसर मिल जाए। और ये जितने भावनात्मक गवाह होते हैं, जितने कच्चे गवाह होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पर आधारित गवाह नहीं होते, उन सब के साथ प्रोसिक्यूशन को यही फायदा रहता है कि वह अपने केस की कमी को पूरा कर ले जाते हैं। इसी दिशा में हम आपको पॉइंट 6 बताते हैं, डिफेंस विटनेस को कोर्ट में लाने से पहले 1-2 रिहर्सल क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर करवा दें। कई बार गवाह तो सब तरह से ठीक होता है, लेकिन वह कोर्ट के बोझिल वातावरण, कोर्ट स्टाफ, अनेक एडवोकेट्स और दूसरे लोगों की उपस्थिति को झेल नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है, कुछ भी अनर्गल बोलने लगता है। जैसे पुराने समय में सेना के हाथी अपने ही पक्ष को कुचल दिया करते थे, वैसे ही यह गवाह आपको कुचल देगा। अगला 7वां पॉइंट है, जैसे डिफेंस एविडेंस को प्रोसिक्यूशन एविडेंस में किए गए क्रॉस तथा स्टेटमेंट 313 से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही डिफेंस एविडेंस को फाइनल आर्गुमेंट से अलग काटकर भी नहीं देखा जा सकता है। विभाजित डिफेंस में डिफेक्टिव डिफेंस एविडेंस का बड़ा हाथ रहता है। इसीलिए आईएलएस हमेशा एक अखंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता है, और यह बात इसीलिए करता है कि डिफेंस में कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई सुराख ना बन सके। आईएलएस इंडियन लीगल सिस्टम केवल गंभीर आरोपियों की ही लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। ये चलताऊ लोग जो इधर उधर भागे फिरते हैं, एक गवाह इधर से करवाया, 2 गवाह उधर से करवाए, ये लोग कितना भी कहें, हम उनकी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ डिफेंस बनाना पूरे केस में सबसे गंभीरतम कार्य होता है। वैसे भी इंडियन लीगल सिस्टम ने यदि आपकी लाइन ऑफ डिफेंस बना दी है तो फिर प्रोसिक्यूशन उसको भेद नहीं पाता। हम हमेशा इंपैकेबल लाइन ऑफ डिफेंस बनवाते हैं। एक ऐसी स्थिति को सोचिए जब आपका डिफेंस एविडेंस श्योर नहीं, सन्नाटा बन जाए। डिफेंस एविडेंस का असली मूल्य इस बात में नहीं होता कि आरोपी ने क्या कहा, बल्कि इस बात में होता है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी को कहां कहां तोड़ा जा सका। जब डिफेंस एविडेंस अनावश्यक विस्तार से बचती है और सही समय पर उचित हस्तक्षेप करता है तथा रिकॉर्ड से बनी जमीन पर खड़ा होता है, तब वह शोर पैदा नहीं करता बल्कि सन्नाटा पैदा करता है, और वही सन्नाटा जज के भीतर पसर जाता है। जज के दिमाग में एक संदेह को पैदा करता है। सफल डिफेंस एविडेंस वह नहीं होता जो खुद नायक की तरह सामने आकर काम करे, बल्कि वह होता है जो प्रोसिक्यूशन की कहानी को उसके अपने ही बोझ तले झुका दे। हमारा अनुभव तो देखो यही दिखाता है कि जहां डिफेंस ने धैर्य रखा, नियंत्रण रखा और पूरे ट्रायल की धुन को एक ही सुर में बजाया, वहां डिफेंस एविडेंस फंदा नहीं बना, आपके बाहर निकलने का एक राजपथ बन गया। यही वह बिंदु है जहां ट्रायल को तकनीक से नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित रणनीति से जीता जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है।
या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा, यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं, तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।